एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट जिसमें अधिगम के सिद्धांत को करा रही थी। कल मैंने आपको अधिगम के सिद्धांत का पहला सिद्धांत जो आपके एल थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है, जिन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था, ठीक है। और हमने कल आपको थॉर्नडाइक के त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत के बारे में बताया। आज मैं आपको अधिगम के सिद्धांत का जो सेकेंड है आपका जो सिद्धांत है वो है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए आज बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ते हैं कि बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया है और इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं और इनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को और किन नामों से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये हमारे थॉर्नडाइक से मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। कुछ ही चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, बाकी वैसे ही है, थोड़ा बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। आपको इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो बीएफ स्किनर जो है, इनका पूरा नाम था, बी फॉर होता है बोहास और एफ फॉर होता है फ्रेडरिक। बोहास फ्रेडरिक स्किनर, इनका पूरा नाम क्या था? बोहास फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। तो ये इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया जिसे हम इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ये हमारे बीएफ स्किनर जी हैं, चलिए इनको देख लीजिए, ठीक है। बीएफ स्किनर ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए इनको बीएफ स्किनर को अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहते हैं थे, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कल आपने पढ़ा था थॉर्नडाइक भी कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था और कबूतर पर किया था। इन्होंने दो जानवरों पर अपना प्रयोग किया था, एक चूहों पर और एक कबूतर पर किया था, ठीक है। हमारे थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर। स्किनर ने किस पर किया? चूहे और कबूतर पर किया, ठीक है। अब देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम, यानी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इनको हम कई नामों से पुकारते हैं। अगर पेपर में आपके इसके अलावा भी ये जो 4 नाम दिए गए हैं अगर ये आ जाएं तो आप समझ जाइएगा कि ये स्किनर का है। वैसे तो आपका ज़्यादातर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ही देते हैं, और या फिर कभी कभी सक्रिय अनुबंधन दे देते हैं या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दे देते हैं, ठीक है। ये 3 आपके सिद्धांत इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ज़्यादातर इसी तरीके से क्वेश्चन इसी के नाम से आता है, या फिर कभी कभी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी दे सकते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं। नंबर 1 नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नंबर 2 कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नंबर 3 सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नंबर 4 अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये चीज़ आपको पढ़ लेनी, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसको हम किस और नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से आपका एक सही होगा या फिर आपके 3 सही होंगे और एक गलत होगा। तो इस तरीके से इस नाम को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए। अब देखिए बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर उसके बाद कबूतर पर किया। तो सबसे ज़्यादा चूहे पर ही ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने थॉर्नडाइक में पढ़ा था कि बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जिसका नाम पजल बॉक्स था। वो वहाँ पर पैर, भूखी बिल्ली बहुत भूखी होती है, उसको कई घंटे तक भूखा रखा जाता है। भूख की वजह से वो तड़पती है, अपने पंजे को इधर उधर मारती है। उसमें एक लीवर लगा होता है और जिस लीवर पे उसका जब पैर पड़ता है तो उसका दरवाज़ा खुल जाता है। इसी तरीके से चूहे की भी कुछ कहानी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, जैसे कि आपने थॉर्नडाइक में पढ़ा था एक बॉक्स में लीवर लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप इस बॉक्स का नाम पजल्स बॉक्स नहीं दोगे, इस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स। इन्होंने इस बॉक्स को अपने ही नाम पर रख दिया था, ठीक है। स्किनर ने जो बॉक्स दिया था, ये जो जिसमें चूहा बंद है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो में जो आप देख रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है इसका इन्होंने अपने ही नाम पर नाम दिया स्किनर बॉक्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, चूहा बंद कर दिया उसमें, और इन्होंने एक सफ़ेद चूहा लिया था। याद रखिएगा कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस रंग का चूहा लिया था। तो देखिए सफ़ेद रंग का है, ठीक है, इन्होंने सफ़ेद रंग का चूहा लिया। मैं इसलिए आपको विद पिक्चर पढ़ाती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो पिक्चर बनी रहे और आप इस पिक्चर को ही देखिए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आप रटते हो, कुछ चीज़ें समझते हो, लेकिन जब आपको पिक्चर के द्वारा पढ़ाया जाता है
तो आपको जब आप पेपर पे में जब एग्ज़ाम में बैठते हो, तो जब आप लिख रहे होते हो तो आपके सामने वो पिक्चर आ जाती है और आप उसको याद कर करके लिख लेते हो। तो इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो उन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। देखिए उसमें क्या है, एक छिद्र है, ठीक है। लीवर तब खाना आ जाता था, ठीक है, लीवर दबता तब खाना आ जाता था, ठीक है। जैसे ही लीवर दबता था वैसे ही खाना आ जाता था। जैसे आपने थॉर्नडाइक में पढ़ा था, जैसे ही बिल्ली का लीवर पर पैर पड़ता था वैसे ही दरवाज़ा खुल जाता था और उसे खाना मिल जाता था। ठीक इसी तरीके से इसमें भी है। इन्होंने फिर अब देखिए आगे क्या है, उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लग जाता है और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया, ठीक है। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। यानी कि किसी भी क्रिया को बार बार करने से उसको उसका रिजल्ट मिल जाता था, इसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, चूहे और कबूतर पर किया था। उन्होंने अपना प्रयोग एक सफ़ेद चूहे पर किया था, ठीक है, सफ़ेद रंग के चूहे पर किया था। उन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए एक छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसे बिल्ली वाला आपने पढ़ा था थॉर्नडाइक में, वैसे ही चूहे का भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है, इस प्रयोग से हमें क्या रिजल्ट मिला, ये चीज़ कहा गया है। तो यहाँ ये रिजल्ट निकला कि पहले अनुक्रिया किया, यानी चूहे ने पहले रिस्पॉन्स किया, पैर पटका इधर उधर, ठीक है, और उस अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बनन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बनन का विशेष महत्व होता है, ठीक है। अब ये पुनर्बलन क्या है और पुनर्बलन, इनका सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो पुनर्बलन पर दिया गया है कि ये भाई स्किनर ने पुनर्बलन के बारे में बताया, ये पुनर्बलन क्या होता है, ठीक है, और पुनर्बलन के कितने प्रकार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। आगे देखिए चूहा क्या है, चूहा एक अनुक्रिया करता है, यानी कि जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो अनुक्रिया कर रहा है, ठीक है। भोजन क्या है, चूहा अनुक्रिया करता है, ठीक है, और भोजन क्या है, पुनर्बलन है। भोजन क्या है, पुनर्बलन। जब चूहा अनुक्रिया कर रहा है तभी उसको क्या कर रहा है, मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए पुनर्बलन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पुनर्बलन के बारे में आपको बताती हूँ कि पुनर्बलन क्या होता है। और पुनर्बलन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है, यानी एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव पुनर्बलन होता है, ठीक है। पुनर्बलन प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। अब ये देखिए क्या होता है, पुनर्बलन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पुनर्बलन क्या है, जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, यानी हम जिस चीज़ के लिए जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। उद्दीपन यहाँ पर होता है, उद्दीपक का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि किसी को जैसे कल मैंने आपको बताया था, किसी को मतलब किसी की तारीफ कर देना या किसी को गिफ्ट देना, कोई भी वस्तु दे देना, ये क्या है, उद्दीपन है। तो ये उद्दीपक होता है जब आप जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि आप जब किसी चीज़ को, एक आम तौर पर हम ये कह सकते हैं, आप किसी चीज़ को कोई लालच दे रहे हो, और जब लालच दे देता है कोई तो आप क्या करते हो, और ज़्यादा क्रेजी, बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्रेज हो जाता है कि हमें ये काम और करेंगे तो हमें ये मिलेगा। जैसे कि आप पेपर देते हो, ठीक है, आप पेपर किस लिए दे रहे हो, क्योंकि आपको जॉब करनी है। आप डीएलएड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको जॉब करनी है। तो आप इसलिए पढ़ रहे हो, आप इसलिए मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हमें जॉब मिलेगी। या फिर आपने देखो छोटे बच्चे क्या होते हैं, पापा या मम्मी जो भी आपके पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं तुम अगर ये काम करोगे या तुम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाओगे, फर्स्ट मार्क्स लाओगे, फर्स्ट आपकी परसेंटेज आएगी तो मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा या फिर मैं आपको मोबाइल दूंगा। इस तरीके से लालच देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको और मन करता है पढ़ने का। वो जल्दी निपट के मुझे अगर मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा या मेरी फर्स्ट डिवीज़न आएगी तो मम्मी मुझे या पापा मुझे क्या देंगे,
साइकिल देंगे या मुझे मोबाइल देंगे। वहीं पे यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है उसी को हम पुनर्बलन कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि पुनर्बलन क्या होता है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। पुनर्बलन का मतलब होता है जैसे चूहा क्यों इधर उधर भटक रहा था, उसको भूख लगी थी, ठीक है, यानी कि वो भूख के लिए क्या करता था, अनुक्रिया कर रहा था, ठीक है, भोजन के लिए अनुक्रिया कर रहा था, उसको भूख लगी थी तो भोजन के लिए वो क्या कर रहा था, अनुक्रिया कर रहा था। तो जिस चीज़ को पाने के लिए आप ज़्यादा क्या करते हैं, अनुक्रिया करने की आपके अंदर ज़्यादा संभावना होती है, आपको कुछ करने की ज़्यादा संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, या फिर कोई आपकी तारीफ कर देता है तो और भी आप काम करते हो, ठीक है। अब देखिए पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है, ठीक है। ठीक है, तो सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? सकारात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे आपको भूख लगी है और आपको भोजन मिल जाए तो वो सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। और अगर आपको भूख लगी है और आपको कोई डांट कर चला जाए या मार के चला जाए, नहीं तुम्हें खाना नहीं देंगे हम, तो वो क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है। यानी किसी भी क्रिया को करने से आपको उसका कोई फल मिले, आपको उसका रिजल्ट मिले, आपको उसका परिणाम मिले, तो उसे हम सकारात्मक कहते हैं। और आपको उसका कोई परिणाम ना मिले बल्कि आपको उसका दंड मिले तो उसे हम नकारात्मक कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। यानी कि आपको भूख लगी है और आपको भोजन मिला तो ये सकारात्मक पुनर्बलन है। पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या है, दे दिया जाएगा भोजन, पानी, दंड, ठीक है, इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो आप यानी कि हमें भूख लगी है, अगर हमें भोजन दे दिया गया तो वो हमारा क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है। हमें प्यास लगी है, हमें पानी दिया गया तो वो हमें सकारात्मक पुनर्बलन है। हम एग्जाम दे रहे हैं, हमें नौकरी मिलेगी, इस वजह से हम एग्जाम दे रहे हैं, तो ये हमारा सकारात्मक पुनर्बलन है। हमने अच्छा काम किया, हमारे लोगों ने प्रशंसा की, तो ये हमारा क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है, यानी ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे दंड देना, मना करना या डांटना, ठीक है। हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन हमको डांट दिया गया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे कर दिया गया, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। और क्या है, जैसे कि क्या मना कर देना, किसी आपको कुछ करने का बहुत मन कर रहा है, जैसे कि आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है लेकिन आपको मना कर दिया गया, नहीं आप नहीं पढ़ सकते हो, तो ये क्या हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। या आपको किसी ने डांट दिया तो क्या हो गया, जैसे आपने बहुत मेहनत से कोई काम किया, या फिर आपने कोई डिश, या फिर आपने कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत मेहनत से पढ़ा, लेकिन क्या हुआ, आपको उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, आपको डांट मिल गई, तो आप क्या हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन। यानी जिस चीज़ की हमें इच्छा है वो हमें मिल जाए तो वो सकारात्मक है, और हमें नहीं मिलती है तो वो नकारात्मक पुनर्बलन होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना पुनर्बलन क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था यहाँ पर, ये देखिए, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। जैसे मैंने भी बताया, चूहे को क्या हुआ, चूहे ने क्रिया की तो उसे भोजन मिला। अब जब उसे भोजन मिला तो वो फिर से वो अनुक्रिया करने लगा, यानी कि उसको पता है कि जब वो अनुक्रिया करेगा, पैर पटकेगा इधर उधर, तो क्या होगा, उसे भोजन मिल जाएगा, ठीक है। उसको भूख लगी, उसने अनुक्रिया किया और उसे भोजन मिल गया, तो ये क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन। और वो भूखा होता और पैर पटकता, इधर उधर घूमता और उसे भोजन नहीं मिलता, तो वो क्या होता, नकारात्मक पुनर्बलन होता, ठीक है। तो प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। अब जब उसे भूख लगी और उसको भोजन मिल गया, तो अब वो इसी क्रिया को बार बार दोहराने लगा कि मुझे जब भी भूख लगेगी मैं इधर उधर भटकूंगा, मैं लीवर पे पैर रख दूंगा, तो फिर हमें क्या होगा, भोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, यानी कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है और आपको उसको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, तो आप उस काम को ज़्यादा करते हो, ठीक है, आप उस काम को बार बार दोहराते हो, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पुनर्बलन क्या होता है और सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है और नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम पॉइंट नहीं छोड़िएगा। मैं जो चीज़ आपसे कहती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़ा करिए, उस चीज़ को पॉइंट कर लिया करिए, कि उस चीज़ को कहीं पे नोट कर लिया करिए, कि लिख लिया करिए कहीं कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि पुनर्बलन क्या होता है और पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका टेट और सुपर टेट में भी बहुत काम आएगा, यही वीडियो आपके सिर्फ काम आ जाएगी, सोचिए। आगे बढ़ते हैं। पुनर्बलन अनुसूची, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि पुनर्बलन अनुसूची जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। मैंने अभी बताया पुनर्बलन, वो पुनर्बलन अलग है, ये पुनर्बलन अनुसूची के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है, पुनर्बलन अनुसूची दो प्रकार की होती है। एक होता है सतत पुनर्बलन अनुसूची और एक होता है असतत पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है।
तो सतत का मतलब आप जानते हो कि किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, ठीक है, किसी चीज़ को लगातार रखना, किसी चीज़ को जारी रखना क्या होता है, सतत होता है। और किसी चीज़ को रोक देना, जारी ना रखना, कंटिन्यू ना रखना, वो क्या होता है, असतत पुनर्बनन होता है, ठीक है। तो सतत पुनर्बनन अनुसूची क्या होता है, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बनन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे को तारीफ करना, जैसे कि आप कोई अच्छा काम करते हो, ठीक है, जैसे कि कल आप लोगों ने हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, साथ ही साथ दिया, तो मैंने आपको कमेंट्स में गुड लिख कर दिया और आपको लाइक दिए बहुत सारे, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि मैम ने मेरे रिस्पॉन्स पर मुझे क्या दिया, मेरे रिस्पॉन्स पर मुझे तारीफ़ की, मेरी प्रशंसा की, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप किसी काम को करते हो और आपको कोई उसकी प्रशंसा करता है, आपकी कोई तारीफ़ कर देता है, तो आप उस काम को फिर दोहराते हो और दोहराना आपको अच्छा लगता है उस काम को करना, ठीक है। तो यहीं पर ये कहा गया है कि जब भी कोई बच्चे से आप प्रश्न पूछते हो और उसका वो जवाब दे देता है और आप उसकी तारीफ़ कर देते हो, तो वो हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, यानी जब जब आप क्रिया करते हो तब तब पुनर्बलन दिया जाता है। यानी जब जब आप कोई काम करते हो, भले ही वो काम सेम ना हो, अलग अलग हो, और हर अलग अलग काम पर आपको प्रशंसा दी जाए, आपकी तारीफ की जाए, आपको गिफ्ट दिया जाए, तो वो क्या होता है, सतत पुनर्बलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असतत पुनर्बलन, ठीक है, या इसे हम आंशिक पुनर्बलन भी कहते हैं, ठीक है। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। यानी कि हमने सतत में क्या पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हर एक सवाल पर आपको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, आपकी तारीफ की जा रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप बहुत सारे सवालों के जवाब देते हो, लेकिन कभी कभी कुछ सवालों के जवाबों पर आपको आपकी प्रशंसा की जाती है और आपको तारीफ उसकी की जाती है, ठीक है। हर सवाल पे आपने क्लास में देखा होगा कि हर सवाल पे आपकी तारीफ नहीं होती, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन पर आपकी तारीफ, जो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये आंसर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर आपकी प्रशंसा की जाती है। यही यहाँ पर कहा है कि ऐसा पुनर्बलन जहाँ पर हर बात पर आपका क्या किया जाए, आपकी प्रशंसा नहीं की जाती, कुछ कुछ ही बातों पर आपकी प्रशंसा की जाती है, वहाँ पर हम आंशिक पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर असतत नहीं कह देंगे, आंशिक कहेंगे, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप देखिए, कुछ और न्यू पॉइंट हैं जो आपके कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने दो प्रकार के व्यवहार बताए, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्डेड बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या बताया था, रिस्पॉन्डेड बिहेवियर यानी अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत इन्होंने जो बताया था। तो ये रिस्पॉन्डेड बिहेवियर क्या होता है, जो क्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है, जैसे भोजन देखकर लार का आ जाना। जब आपके यहाँ कोई अच्छी सी डिश बनती है, बहुत से लोगों को मैगी बहुत पसंद होती है, बहुत से माइक्रोनी, बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी होती हैं, बहुत सी ऐसी डिशेस होती हैं आपको बहुत पसंद होती है। तो जैसे ही मम्मी किचन में बनाती हैं, तो आपके क्या होता है, आप पहले से ही आपकी लार टपकने लगती है, अरे वाह बहुत अच्छी डिशेस बनी है, बहुत मन करा खाने का, ठीक है। फिर क्या है, ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है, जो अनुक्रिया बिना किसी उद्दीपन से होती है। कुछ अनुक्रिया जो उद्दीपन से होती है, जैसे वो किसी अच्छी डिश को देखकर आपकी लार टपक जाना, और कुछ ऐसी होती हैं जो बिना उद्दीपन की होती है, जैसे कि आपका पैर हाथ पटकना। पैर हाथ पटकने के लिए आपके लार की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो स्किनर ने ऑपरेंट बिहेवियर को सीखने का आधार माना है, ठीक। तो ये थे आपके स्किनर की कुछ ये आपके स्किनर के बारे में मैंने आपको बताया, क्या क्या चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती थी इस आपके टॉपिक से, वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। बहुत इजी तरीके से पढ़ाया है, इससे ज़्यादा इजी आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मैंने हर एक पॉइंट को भी रखा है कि आपके पेपर में कुछ छूटने ना पाए, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आप अपने नोट्स को तैयार करिए, यहीं से ये एक टू कॉपी इसको उतार लीजिए, क्योंकि ये इससे इजी तरीके से आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप इसको अच्छे से बिल्कुल नोट कर लीजिए, और यही आप इसी तरीके से अगर ये पूरा पूरा ऐसे ही आंसर देंगे तो आपके 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, जैसे मैंने कल आपको थॉर्नडाइक के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, तो चर्चा की थी, आज भी मैं स्किनर के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करती हूँ, और साथ ही साथ इस तरीके से आपके हर चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप ये बहुविकल्पी प्रश्न आपने क्रिया प्रसूत स्किनर के बारे में पढ़ ही लिया है। अब ये आंसर्स आपको खुद देने हैं, आप बिना देखे, आप बिना चीटिंग किए आप
आंसर को कमेंट्स में लिखेंगे। तो चलिए बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है। जी हाँ, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है? स्किनर जी हैं। कौन है? स्किनर। अभी आपने पढ़ा ना, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, फिर क्या है, स्किनर ने प्रयोग किया है। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया है? कुत्ते पर, चिंपैंजी पर, बंदर पर या चूहों व कबूतर पर। तो मैंने आपको भी बताया था कि स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और कबूतर पर। इन्होंने दो जो है जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया, चूहे और कबूतर पे। ठीक है, तो डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में होता है व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास, सभी। तो आपको पता है, जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हैं, जब भी आप कोई सीखने का जब भी आप कुछ लर्निंग प्रोसेस करते हैं, तो आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, आपके बिहेवियर्स में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, आपका अनुभव भी, आप एक्सपीरियंस भी उसमें होता है, आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करते हो। ठीक है, सभी चीज़ें होती हैं, यानी कि व्यवहार परिवर्तन भी होता है, अनुभव भी होता है, अभ्यास भी करते हो। जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हो तो उसकी एक्सरसाइज, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो ये सभी चीज़ें आती हैं। तो आपका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? जल्दी से बताइए। थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पावलोव का या उपरोक्त सभी? तो जल्दी से बताइए, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो इन सभी की देन माना जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, आरएस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत दिया, यानी आरएस थ्योरी का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आरएस थ्योरी, जिसे हम अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं, जिसको हमारे स्किनर जी ने दिया है। तो उत्तर नंबर बी आपका सही है। 7 है आपका, 6 है सॉरी आपका, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था अभी कि उपनाम पूछ लिए जाते हैं कि इसके और भी अलग सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं। तो स्किनर का जो अधिगम का सिद्धांत है, इसके और नाम क्या है? ऑपरेंटर कंडीशनिंग थ्योरी ये भी है, जिसे हम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, सक्रिय, इसका इंग्लिश दे दिया गया है सक्रिय अनुबंधन। मैंने आपको बताया था सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये 3 आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट है, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है सूझ का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत या समग्रता का सिद्धांत, ये सभी। तो बौद्धिक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये जो है, ये सूझ का सिद्धांत भी है, पूर्णाकार, इसे हम पूर्णाकार भी कहते हैं, सूझ के सिद्धांत को हम पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं, और समग्रता का सिद्धांत, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, आपका सूझ का सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, तीनों एक ही नाम है, और ये हमारे कोलर ने दिया है। ठीक है, ये सभी आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतने प्यार से, इतनी मेहनत से, हर एक पॉइंट्स को नज़र रखते हुए मैं इन चीज़ों को लेकर आती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ खूब सारा शेयर करिए, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके, आपके दोस्तों को मिल सके, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में मिल सके, आपके स्कूल ग्रुप्स को भी मिल सके। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, ताकि मुझे भी इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कि स्किनर ने क्या बताया था कि प्रशंसा करने से ही आपको उस चीज़ को काम करने में ज़्यादा, आपको क्या होता है, आप उस काम को ज़्यादा दोहराते हो। तो जितनी आप प्रशंसा करोगे उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी आपको अच्छे से इसी तरीके से वीडियो लाती रहूँगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ये मुस्कुरा रहा है, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।